रंजन चौधरी ने अब अपनी आंखें खोल दी थीं। डॉक्टर ने, जो अब उसके विश्वास पात्रों में से एक था, बड़ी घोषणा की थी कि रंजन कोमा से बाहर आ गया है। कमरे में रोशनी पहले से कहीं अधिक तेज लग रही थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चुभ रही थी वो थी उसकी पत्नी मालिनी का अभिनय। मालिनी कमरे में तूफान की तरह आई। उसकी आंखें नकली आंसुओं से भरी थीं और उसकी आवाज में एक बनावटी कपकपी थी। ओह, आप जाग गए। मैं तो डर गई थी कि। वो रंजन के पास आई और उसके माथे पर एक ठंडा चुंबन दिया। रंजन ने अपने चेहरे पर एक शांत नियंत्रित भाव बनाए रखा। उसने मालिनी के हाथ को धीरे से दूर कर दिया। उसके कानों में अभी भी वो शब्द गूंज रहे थे जो उसने बेहोशी का नाटक करते हुए सुने थे। रंजन का जीवन बीमा 10 लाख का है। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो सब जल्दी निपटा देंगे। मालिनी। रंजन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक तीखापन था जो मालिनी को चौंका गया। मैंने वो सब कुछ सुना। मालिनी ठिठक गई। उसके चेहरे का बनावटीपन एक पल में छूमंतर हो गया और उसकी जगह भय और सफेदी ने ले ली। सुना? क्या? क्या सुना? सब कुछ, रंजन ने दोहराया। बीमा की बातें, मेरे ठीक न होने की तुम्हारी योजनाएं और अनुज के साथ तुम्हारी छुट्टियां। उसने अनुज का नाम इस तरह से लिया जैसे वो एक पुराना घाव कुरेद रहा हो। मालिनी पूरी तरह से हिल गई। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बेहोश थे। तुम्हें याद नहीं होगा। मुझे सब याद है मालिनी, हर एक शब्द। रंजन ने धीरे से अपना सिर घुमाया, खिड़की की ओर देखा जहां अब बारिश थम चुकी थी, और फिर अपनी पत्नी की ओर देखा। मुझे ये भी याद है कि जब मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तब तुम बच्चों को अंदर नहीं आने दे रही थी। मालिनी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसका डर जल्दी ही गुस्से में बदल गया। तो क्या तुम सोचते हो कि तुम महान हो? तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? ये शादी सिर्फ एक सौदा थी रंजन। मैं तुम्हें मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रंजन ने आंखें बंद कर लीं। ये टकराव तो होना ही था, लेकिन ये उसके थके हुए शरीर और आत्मा को और तोड़ रहा था। बाहर जाओ मालिनी, मैं तुम्हें अभी देखना नहीं चाहता। ये मेरा भी घर है, वो चीखी। फिलहाल ये मेरा कमरा है और मुझे आराम चाहिए, रंजन बोला। कुछ देर तक तीखी चुप्पी छाई रही। फिर निराशा और गुस्से से भरी मालिनी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। रंजन ने उसके पैरों की आवाज सुनी जो सीढ़ियों पर गुस्से में थपथपा रही थी। अगले दिन की सुबह रंजन ने सबसे पहले अपने बच्चों अतुल और रिया को बुलाया। वे दोनों हिचकते हुए, डरते हुए आए। पापा। रिया भागकर उसके बिस्तर पर चढ़ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। रंजन की आंखों में पहली बार आंसू आए। ये शुद्ध निस्वार्थ प्रेम था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अतुल की आंखों में भी गहरी राहत थी। आप ठीक हैं पापा? मैं ठीक हूँ मेरे शेरों, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने दोनों को प्यार किया और उनसे वादा किया कि अब वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जब बच्चे बाहर खेलने गए तो रंजन अपनी आंखें बंद करके लेट गया। रंजन चौधरी एक सफल और अमीर कॉन्ट्रैक्टर था जिसने अपने दिवंगत माता पिता के व्यापार को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उसके माता पिता की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, जिससे रंजन भावनात्मक रूप से कमजोर हो गया था और रिश्तों में आसानी से भरोसा करने लगा था। मालिनी बहुत लालची और शातिर थी। वो रंजन की दौलत से आकर्षित थी और उसे पहले से ही जानती थी। मालिनी का एक गुप्त प्रेमी था जिसका नाम अनुज था। अनुज चालाकी से रंजन का वित्तीय सलाहकार बन गया था, जिसके पास रंजन की संपत्ति का कच्चा चिट्ठा था। मालिनी और अनुज ने एक योजना बनाई। रंजन से शादी करके उसे रास्ते से हटाना और उसकी धन संपत्ति पर कब्जा कर लेना। शादी के बाद उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। इस बीच रंजन मालिनी को चाहने लगा था, क्योंकि वो अकेले जीवन जी रहा था और शादी के बाद मालिनी ही उसका एकमात्र सहारा थी। लेकिन मालिनी उसकी तरफ से बेपरवाह रहती। ना ही वो रंजन की जरूरतों का ध्यान रखती और ना ही उसकी चिंता करती। रंजन को कुछ कुछ शक होने लगा था, लेकिन उसने सोचा कि बच्चे हो जाने के बाद वो सुधर जाएगी। पर अतुल और रिया के जन्म के बाद भी मालिनी किसी की परवाह नहीं करती। उसके लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता थी। इसलिए वो चुपके चुपके अनुज से मिलती और अपनी खतरनाक योजना को अंतिम रूप देते रहते।
मालिनी रंजन से नफरत करती थी क्योंकि वो उसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना में एक बाधा और पैसे तक पहुंचने का एक साधन मानती थी। उसके लिए ये शादी सिर्फ एक सौदा थी, प्यार नहीं। एक शाम रंजन अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से लौट रहा था। मालिनी और अनुज को लगा कि यही सही मौका है। उन्होंने ड्राइवर को रिश्वत दी और रंजन की कार में छेड़छाड़ करवाई। इसी कारण रंजन की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया कि रंजन को गंभीर चोटें आई हैं और वो कोमा में चला गया है। असल में रंजन को केवल गंभीर चोटें थीं, लेकिन वो कोमा में नहीं था, वो होश में था और उसने तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया था। कुछ दिनों पहले उसके बच्चों की केयर टेकर मंजू ने मालिनी की बातें सुन ली थीं। वो फोन पर रंजन के खिलाफ किसी योजना पर बात कर रही थी। मंजू ने चुपचाप जाकर रंजन को सारी बातें बता दी। तभी से रंजन चौकन्ना हो गया था, पर फिर भी मालिनी और अनुज उसका एक्सीडेंट कराने में सफल हो ही गए थे। एक्सीडेंट के बाद उसने अपने विश्वास पात्र डॉक्टर के फुसफुसाहटों से जान लिया कि ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। उसने तय किया कि अपने हमलावरों को बेनकाब करने का एकमात्र तरीका ये दिखाना है कि वो लाचार और बेखबर है। वो मालिनी और अनुज को सुरक्षित महसूस कराना चाहता था ताकि वे अपनी पूरी योजना बता दें और वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। रंजन ने अपने भरोसेमंद डॉक्टर को फोन किया और मंजू को कमरे में भेजने को कहा। मंजू दबे पैरों से अंदर आई। उसकी आंखें अब भी सूजी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक थी। नमस्ते सर, वो बोली। आओ बैठो मंजू, रंजन ने इशारे से कहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम एक झूठ बोलोगी? मंजू चौंक गई। कैसा झूठ सर? बीमे का झूठ। मालिनी को लगता है कि मेरे नाम का 10 लाख का बीमा है, रंजन ने बताया, पर असली बीमा 1 करोड़ का है, जिसमें मैंने नॉमिनी बदल दिया था अपनी दूसरी पॉलिसी के अनुसार। ये बात सिर्फ मेरे डॉक्टर, मेरे वकील और अब तुम जानती हो। मैं चाहता हूं कि तुम ये बात गलती से मालिनी के सामने उगल दो। मंजू का मुंह खुला रह गया। 1 करोड़? और मैं? क्यों सर? क्योंकि रंजन ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे मालिनी को यह विश्वास दिलाना है कि वो बहुत अमीर बनने वाली है ताकि वो मूर्खतापूर्ण गलतियां करे। और तुम्हें मंजू, तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है ना? रंजन ने एक लिफाफा निकाला और मंजू को दिया। इसमें 2,60,000 रुपए हैं और ये केवल इलाज के लिए हैं। मेरी ओर से अग्रिम वेतन या जो कुछ भी तुम इसे कहो। अभी जाओ और अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराओ। और हाँ, अगर मालिनी पूछती है तो तुम्हें यह दिखाना है कि तुम अब भी अपनी बेटी के लिए चिंतित हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 ही हैं। मंजू की आंखों में अब खुशी के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। वो लिफाफा पकड़कर कांप रही थी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी सर। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। जाओ मंजू, अपनी बेटी को बचाओ और याद रखना कि तुम्हें मालिनी के सामने अभिनय करना है। मंजू ने अगले दिन अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन अब वो एक गुप्त एजेंट थी। उसकी बेटी का इलाज शुरू हो चुका था और ये विचार उसके दिल को ताकत दे रहा था। दोपहर में मालिनी ने मंजू को हॉल में फर्श साफ करते हुए पाया। मालिनी की आवाज अब भी तीखी थी, लेकिन उसमें एक नई तरह की उत्सुकता थी। वो रंजन को जेल भेजने की कानूनी सलाह लेने के बाद लौटी थी। ए मंजू, मालिनी ने आदेश दिया, सुना है तुम्हारी बेटी बीमार है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ। मंजू ने डरने का नाटक किया। माफ करना मैडम, मैं जल्दी ही सब काम कर दूंगी। उसकी आंखें लाल थीं। यहाँ से जाने का कितना चाहिए तुम्हें? मालिनी ने घृणा से पूछा। मैडम, मेरी बेटी को एक बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है कि। मंजू ने रोने का नाटक किया। इलाज में 2,60,000 रुपए लगेंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मालिनी ने अपने पर्स से कुछ नोट निकाले। ये लो 5,000, जाओ और आज का काम खत्म करके कल से घर बैठो। अब मैं रंजन के बीमे से जो पैसा मिलेगा उससे एक नई। और हाँ, कितनी कीमत है रंजन के बीमे की? 10 लाख, सही है ना? मंजू ने फर्श की ओर देखा, फिर फुसफुसाई। जी नहीं मैडम, मुझे लगा कि वो 10 लाख का होगा, पर मैंने गलती से कागजात पर देखा था, उस पर 1 करोड़ लिखा था, 1 करोड़। मालिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो जैसे जम गई। क्या क्या कह रही हो? 1 करोड़? जी मैडम, शायद मैंने गलत देखा होगा, पर मुझे लगा
कि उसमें बहुत सारे शून्य थे। मंजू ने अपने चेहरे पर एक भोलापन और डर बनाए रखा। रंजन सर ने कहा था कि एक पॉलिसी बदल दी थी उन्होंने। वो मैंने गलती से सुन लिया था। मुझे माफ करना मैडम, मैं जा रही हूँ। मंजू जल्दी से वहां से निकल गई। मालिनी वहीं खड़ी रही। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। 1 करोड़? अनुज को फोन करना होगा। बीमा 10 लाख का नहीं बल्कि 1 करोड़ है। 1 करोड़ की बात ने मालिनी के लालच को दोगुना कर दिया। उसका गुस्सा रंजन के प्रति और उसके प्रतिशोध की इच्छा अब बड़ी रकम से भर गई थी। उसने तुरंत अनुज को फोन किया। अगले कुछ दिनों तक रंजन अपनी पत्नी के फोन कॉल और फुसफुसाहटों को सुनता रहा। मालिनी और अनुज ने एक योजना पर काम करना शुरू कर दिया, जो अब और भी खतरनाक थी। उनका विचार रंजन को मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करने का था, ताकि वे जल्दी से जल्द संपत्ति और बीमा को अपने नियंत्रण में कर सकें। वो पागल हो गया है, मालिनी फोन पर अनुज से कह रही थी। वो कह रहा है कि उसने सब सुना है। वो भ्रम में है। हम डॉक्टर को बताएंगे कि वो हमें मारना चाहता है। हम उसे मानसिक अस्पताल भेज सकते हैं। रंजन ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए यही सब सुन लिया था। अगले दिन रंजन ने अपने वकील, जिससे वो अपने डॉक्टर के माध्यम से संपर्क कर रहा था, और उस डॉक्टर को बुलाया। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, रंजन ने कहा। मालिनी मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी। हमें जल्द ही उसका नाम नॉमिनी से हटाना होगा। रंजन ने अपनी वसीयत में तत्काल बदलाव किए। उसने अपनी अधिकांश संपत्ति को एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, जिसके प्रशासक उसके बच्चे बालिग होने तक उसके डॉक्टर और वकील होंगे। मालिनी को केवल एक मामूली हिस्सा मिलेगा, और वो भी केवल तब जब वो बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप ना करे। रंजन ने वसीयत में एक विशेष प्रावधान जोड़ा। मंजू, जिसने मेरे बच्चों की देखभाल की, उसे इस घर के पीछे का छोटा बंगला और 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये मेरे बच्चों की सुरक्षा और देखभाल का इनाम है। अगले सप्ताह मालिनी और अनुज ने अपना अंतिम दांव खेला। वे एक निजी मनोचिकित्सक को लेकर आए, जिसे अनुज ने रिश्वत दी थी। रंजन अपने कमरे में शांत बैठा था। मनोचिकित्सक डॉक्टर गुप्ता ने रंजन से कुछ औपचारिक प्रश्न पूछे, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही निष्कर्ष पर थीं। मिस्टर चौधरी, डॉक्टर गुप्ता ने कहा, आप अपनी पत्नी पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप बेहोशी में भी सब सुन रहे थे। ये एक क्लासिक मतिभ्रम का मामला है, मालिनी ने बीच में टोकते हुए कहा। और डॉक्टर, वो मुझे और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। हमें डर लग रहा है। रंजन ने शांत मुस्कान दी। डॉक्टर, अगर मैं मति भ्रम में हूं तो मुझे ये भी याद होगा कि आपके बैंक खाते में अनुज ने 20 लाख रुपए कब ट्रांसफर किए थे। डॉक्टर गुप्ता का रंग फीका पड़ गया। अनुज कमरे के कोने में तनावग्रस्त खड़ा था। और हाँ मालिनी, क्या तुम अनुज से पूछ सकती हो कि वो तुम्हें कौन सा नया आईफोन देने वाला था, जिसकी तुमने 3 दिन पहले मांग की थी? मालिनी का चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रंजन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने अपने कमरे में सुनने के डिवाइस लगवा दिए थे डॉक्टर। जैसे ही मुझे लगा कि मुझ पर हमला हुआ है, मेरे विश्वास पात्र ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। तभी रंजन के वकील और पुलिस अधिकारी अचानक कमरे में दाखिल हुए। अनुज, वकील ने कठोर स्वर में कहा, आप पर मिस्टर चौधरी की हत्या की साजिश रचने और बीमा धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। ये रिकॉर्डिंग सबूतों में शामिल है। पुलिस ने अनुज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मालिनी वहीं गिर गई। उसका 1 करोड़ का सपना, उसका गुस्सा और उसका विश्वासघात सब एक ही पल में टूट गया। मालिनी, रंजन ने थकी हुई आवाज में कहा, तुम आजाद हो, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम बच्चों के पास नहीं आओगी। हमारे वकील तुम्हें तलाक के कागजात और एक छोटी सी रकम देंगे। अब हमारी जिंदगी से दूर हो जाओ। उस रात मालिनी ने चुपचाप उस बंगले को छोड़ दिया, जहां उसने केवल पैसों और नफरत का सपना देखा था। अगले कुछ महीने घर में शांति लाए। रंजन ने अपनी चोटों से उबरना शुरू कर दिया। अतुल और रिया अपनी मां के जाने से दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के साथ एक नई गहरी बॉन्डिंग बनाई।
मंजू की बेटी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मंजू अब भी घर का काम करती थी, लेकिन अब वो एक कर्मचारी नहीं बल्कि परिवार का एक अभिन्न अंग थी। एक शाम रंजन अपने बच्चों और मंजू के साथ अपने बंगले के बगीचे में बैठे थे। मंजू, रंजन ने कहा, तुमने अपनी बेटी का इलाज किया और उसने तुम्हें इतनी ताकत दी। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद की। मंजू ने अपनी बेटी लता को गले लगाया, जो पास में ही खेल रही थी। रंजन जी, अगर आप उस दिन बेहोशी का नाटक नहीं करते तो मैं अपनी बेटी को खो चुकी होती और आप इन बच्चों से दूर हो जाते। रंजन ने अतुल और रिया की ओर देखा। हाँ, बेहोशी का वो नाटक मेरे जीवन का सबसे कठिन और सबसे आवश्यक अभिनय था। रंजन ने मंजू को घर के पीछे का बंगला सौंप दिया और उसके नाम 50 लाख रुपए की राशि बैंक में जमा करवा दी। ये तुम्हारा घर है मंजू, तुम अब यहाँ की मालकिन हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अभी भी बच्चों का ध्यान रखो। तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। मंजू की आंखों में अब सम्मान और प्रेम था। उसने रंजन को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। रंजन को एहसास हुआ कि वो हादसा एक चेतावनी था। उसके पैसे, उसका रुतबा या उसकी पत्नी, किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी। जिसने की वो एक नौकरानी थी, जिसने अपने संघर्षों के बावजूद मानवता नहीं खोई। उसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी बीमा पॉलिसी पैसा नहीं है, बल्कि वो विश्वास और प्रेम है जो आप दूसरों को देते हैं। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने सुकून की गहरी सांस ली। वो अब अकेला नहीं था। उसके पास उसके बच्चे थे और एक सच्चा दोस्त था, जिसने उसे दिखाया कि मानवता की कीमत कभी नहीं लगाई जा सकती। रंजन ने अपने जीवन की डोर को अब खुद संभाल लिया था। तलाक की कार्यवाही पूरी हो गई और मालिनी अपने लालच के साथ अतीत बन गई। रंजन चौधरी अब एक नया जीवन जी रहा था, सावधानी, प्रेम और कृतज्ञता से भरा हुआ।